हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशंस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशंस। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 है वो बताता है कि अगर एक पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट करना है तो ही हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसे एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी जो थर्ड शेड्यूल में दी गई है। ये डिक्लेरेशन क्या कहती है कि वो क्या करेगा, वो अफर्म करता है कि वो क्या करेगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेगा और सॉवरेनिटी जो है इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को जो है वो मेंटेन करेगा। ये उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट में है तो उसकी एज 30 इयर्स होनी चाहिए और अगर हाउस ऑफ पीपल है तो उसकी एज 25 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए। ओके। अब ये जो क्वालिफिकेशंस है ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है। साथ में वो कहता है कि अगर और कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो कौन सी होगी, दे विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशन जो है प्रिस्क्राइब किए हैं, जैसा कि आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था। अब सेक्शन 3 कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए एक पर्सन कंटेस्ट करता है तो वो मेंबर होना चाहिए कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंडिया का। एक तरीके से वो इंडिया का सिटीजन होने के साथ साथ किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है वो मेंबर होना चाहिए। अगर हाउस ऑफ पीपल की बात है तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर शेड्यूल्ड कास्ट है तो वो शेड्यूल्ड कास्ट होना चाहिए उसी स्टेट का, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी स्टेट का, और पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका जो है वो पार्ट होना चाहिए किसी भी स्टेट की, किसी भी स्टेट के शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी स्टेट की पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे बिलोंग करता हो। अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है तो शेड्यूल ट्राइब हो किसी भी स्टेट का, एक्सेप्ट कौन सा, असम का, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो किसी भी स्टेट से एक्सेप्ट किया असम का। ठीक है। अब असम क्यों, क्योंकि असम के लिए हमारे पास स्पेशल जो है वो प्रोविजंस है। ये है आगे कि अगर असम से हैं तो शेड्यूल ट्राइब ऑफ असम होना चाहिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ असम होना चाहिए। ठीक है, अगर असम से है तो। क्यों, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे पास, इनमें क्या क्या है, इनके अलग अलग कस्टम्स और अलग अलग यूसेजेस हैं और जो ट्राइब्स हैं वो बहुत ही जो है वो पुरानी है और साथ में ये जो ट्राइब्स हैं इनके बहुत अलग कस्टम्स हैं। ठीक है, जिन्हें एक जो नॉर्मल इंसान है वो नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए क्या कहा हमने, शेड्यूल ट्राइब अगर रिजर्व्ड है तो सिर्फ वो असम से होना चाहिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी असम का होना चाहिए। सेम चीज है लक्षद्वीप के साथ। लक्षद्वीप में भी शेड्यूल ट्राइब ऑफ लक्षद्वीप होना चाहिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लक्षद्वीप होना चाहिए। अगर सिक्किम का है तो स्टेट ऑफ सिक्किम होना चाहिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सिक्किम होना चाहिए। ठीक है। तो अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है तो किसी भी स्टेट के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। साथ में क्या होना चाहिए, किसी भी स्टेट की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करना चाहिए। पर अगर असम या लक्षद्वीप या सिक्किम है, उसके शेड्यूल ट्राइब है, तो सिर्फ वहीं के शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए और वहीं की पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से बिलोंग करते होने चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। ठीक है। तो आर्टिकल जो हमारा 173 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है वही कि एक सिटीजन होना चाहिए या, और साथ में डिक्लेरेशन है थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि क्या है कि आई विल बियर द एलिजियंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या करेंगे, इंटाग्रिटी और जो सोवरेनिटी है उसको वो मेंटेन करेंगे। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो 25 ईयर्स एज होनी चाहिए और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से है तो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, और अगर और कोई है तो जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड हो बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अब लॉ ऑफ पार्लियामेंट वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो है वो लेड डाउन करती है क्वालिफिकेशंस। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है
कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या होना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट उसी स्टेट का और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ उसी स्टेट का। शेड्यूल्ड ट्राइब है तो वही वही स्टेट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट ओनली। अगर असम है तो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ दैट स्टेट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट। और अगर नागालैंड के त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट से है तो सिर्फ त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट से ही होना चाहिए, सिर्फ नागालैंड से होना चाहिए और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड से होना चाहिए। क्यों? वही बात, क्योंकि बहुत अलग इनके जो कस्टम्स हैं, यूसेजेस हैं, वो होते हैं जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। अब सिक्किम के लिए अलग से ले डाउन किया गया है कि अगर सिक्किम से अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली से खड़ा हो रहा है तो अगर भूतिया लेप्चा जो कम्युनिटी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कोई और भी हो सकती है, मुझे जो सही लगी मैं वो बोल रही हूँ। तो भूतिया लेप्चा से है तो स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से होनी चाहिए, एक्सेप्ट संघास। संघास है तो संघा से होनी चाहिए। नेपाल बोर्न सिक्किमीज है तो वहीं से होनी चाहिए। अगर शेड्यूल्ड कास्ट है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 में उसे शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ठीक है। और अगर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इलेक्टर होना चाहिए उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए उसी स्टेट का, तो वो क्वालिफाइड है ताकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो है कंटेस्ट कर सके। तो ये थी हमारी सभी क्वालिफिकेशंस। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।